हाय फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 नाइन्थ क्लास चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा सत्य और असत्य है। गिव रीजन ऑफ योर आंसर। हमने इसका आंसर भी देना है। फर्स्ट है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया। अब ये बताना है इस पॉइंट से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। अब एक ही रेखा खींच दी और एक ऊपर से नीचे ले आए और एक इस तरह से खींच दी, तो हम कितनी रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से? इंडेफिनेटली। और मैनी लाइंस। तो ये हमारा आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। रीजन क्या है? इंडेफिनेटली और या मैनी लाइंस हम कैन बी ड्रा फ्रॉम ए पॉइंट। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब सेकंड है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेज थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, अब इनमें से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं? अगर इन दोनों को मिलाएं तो एक ऐसी रेखा, सिर्फ एक ही ऐसी रेखा होगी जो दोनों के अंदर से पास हो सकती है। एक पॉइंट से बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन दो पॉइंटों से पास होने वाली सिर्फ एक ही रेखा हो सकती है। और ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। बिकॉज ओनली वन लाइन, सिर्फ एक ही रेखा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली खींची जा सकती है। थर्ड है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक रेखा कोई भी शांत है तो ये ए और बी, अब इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित रूप से इन दोनों तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी तो है। सेकंड पॉसिबिलिटी, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। हम इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा था थर्ड। अब फोर्थ है, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो वृत्त बराबर हैं, दो सर्कल हैं और दोनों बराबर हैं, कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे को, तो क्या होगा? इनका रेडियस, त्रिज्या, ये r1 ले लो और ये r2, तो r1 और r2 दोनों इक्वल होंगे। त्रिज्याएं या रेडियस बराबर हैं तो वो सर्कल इक्वल होते हैं, या सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। ये हमारा थर्ड, ये ट्रू और ये भी ट्रू, सत्य है। फिफ्थ है, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, ये इक्वल है पी क्यू, और एक एक्स वाई और है। अब इसमें दिया है ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये पूछ रहा है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के। तो ये पूछ रहे क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे? जो हमारी एग्जाम्स थे, फर्स्ट एग्जाम्स, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो पहली और तीसरी ये भी हमारे इक्वल होंगे। ट्रू। आंसर क्या हुआ? ट्रू या सत्य। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन देनी है। पहला है पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। मैं आपको समझा देता हूं, लिखा आप लियो। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच नेवर मीट टू ईच अदर, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिमेन सेम। दो रेखाओं को हम समांतर या परपेंडिकुलर कब कह सकते हैं? जब इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? अनचेंज या कांस्टेंट, सेम। ये लाइन है, कहीं भी चली जाओ, आगे बढ़ा लो या इस तरफ बढ़ा लो, तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम। दो रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कह सकते हैं जब उनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहे। सेकेंड है परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखाएं। When two lines intersect each other at a point which make 90 डिग्री, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं उनके जो बीच का जो एंगल है वो एक राइट एंगल या समकोण बने या 90 डिग्री का कोण बने। जब दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन या लंब रेखाएं। टू लाइन इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री या राइट एंगल, देन इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो वो लंब रेखाएं होती हैं। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अभी एक लाइन ड्रा की है, इसके ऊपर दो पॉइंट ले लिए ए और बी, तो हम इसके जो बीच के पॉइंट को लाइन को क्या बोल रहे हैं? रेखाखंड। रेखा के ऊपर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को रेखाखंड कहते हैं। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन टू फिक्स पॉइंट ऑन इट। दो बिंदुओं के बीच की जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। अब लाइन को हम इंडेफिनेट रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारी लाइन सेगमेंट है, अगर मैंने इसको लिख दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी इसकी एक डेफिनेट लेंथ हो जाएगी। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये 5 सेंटीमीटर का है। रेडियस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की परिधि और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। नेक्स्ट है स्क्वायर, वर्ग। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल in which all four sides are equal and all four angles are equal और 90 डिग्री। स्क्वायर क्या है? एक वर्ग क्या है? एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री या समकोण होता है। चारों भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और कुछ आगे कहना चाहें तो हम कह सकते हैं इसके जो डायगोनल या विकर्ण है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। ये इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं। ये इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब क्वेश्चन थर्ड है, कंसीडर टू पोस्टुलेट। दो पोस्टुलेट दे रखे हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। कोई दो पॉइंट हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन बी एंड सी। ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट है, हम कहीं भी ले सकते हैं। एक पॉइंट सी है between A and B. There exist at least 3 points that are not on the same line. दो भिन्न बिंदुओं A और B के दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच में स्थित है। A और B के बीच में C बिंदु है। सेकंड करें, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब इसमें बताना है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? यस। अब क्या है, ए और बी के बीच में ये सी पॉइंट तो है, लेकिन अगर ये सी पॉइंट इस लाइन, अगर हम एक लाइन ड्रा करें ए और बी, इसके ऊपर है अपर साइड या ऑन द लाइन है, तो अब ये इसको डिफाइन नहीं करा, ये अनडिफाइंड टर्म है। तो ये अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो ए बी सी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे है या ये अलग अलग है, तो ये इसमें अनडिफाइंड टर्म है। लेकिन फिर भी ये हमारा पोस्टुलेट 5.1 उसको फॉलो करता है कि दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों से एक रेखा ड्रा की जा सकती है। नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। दो पॉइंट हैं ए और बी और ये लाइन मिला दी। अब इसके बीच में एक पॉइंट और है सी। क्या दे रखा है इन्होंने? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये जो हिस्सा है ए सी, यहां से और यहां तक ए सी, और दूसरा बी सी, ये हिस्सा हमारा क्या बराबर दे रखा है।
और क्या प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। ए सी है जो ए बी का हाफ है। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी एक ऐसा स्थित है जो ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर हाफ ए बी। आकृति खींचकर इसको स्पष्ट करना है। अब देखो, अब ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी और बी सी क्या इक्वल है, गिवन है। हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी के दो हिस्से कर दिए, कौन से, ए सी और बी सी। हम इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, लिखा जा सकता है। अब क्या है, ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं, ए सी और बी सी क्या इक्वल है, गिवन है। हम बी सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी। अब पहले तो हमने क्या किया, ए बी ले लिया, ए बी के दो हिस्से ले लिया, 2 पार्ट्स ऑफ ए बी, ए सी एंड बी सी, ये हिस्सा और ये दोनों को लिख दिया। अब ए सी और बी सी क्या इक्वल है, इक्वल है, तो हमने बी सी की जगह क्या रख दिया, ए सी रख दिया। अब ये हमारा हो जाता है ए बी इज इक्वल टू 2 ए सी, और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ आ जाएगा, हाफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। ये हमारा प्रूफ हो गया। नंबर 5 इन क्वेश्चन 4 जो हमने क्वेश्चन किया है, सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। सी को हम ए बी का मध्य बिंदु कहेंगे। प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। अब हमने बताना है कि हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। जैसे इसको हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं, ए और बी, और इसका मिड पॉइंट क्या है, सी। लेकिन एक ही तो होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या सिद्ध करना, तो हम इसमें एक पॉइंट और मान लेते हैं, डी। माना लेट सी एंड डी आर 2 मिड पॉइंट। माना सी और डी ए बी के दो मध्य बिंदु हैं, तो अब क्या होगा, मध्य बिंदु है जैसे हमने ये किया था। अब हाफ ए बी का हाफ, एक तो ए डी हो गया, डी भी मध्य बिंदु है, और हाफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ये था ना ए सी, अगर सी इसका मिड पॉइंट है तो ये इस रेखा को 2 भागों में बांटेगा, या इस रेखा का ये आधा होगा। अब यही है, ये मिड पॉइंट है तो इस रेखा को 2 भागों में बांटता है। तो ए डी भी 2 भाग करता है और ए सी भी क्या करता है, 2 भाग करते हैं। अब इससे क्या होगा, हाफ ए बी और हाफ ए बी एग्जाम 7 थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। अब हाफ ए बी का हाफ ए डी है और ए बी का हाफ ए सी है। हम एक्सियम 7 लगाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए बी का हाफ और सेम चीज का हाफ होता है वो भी सेम होगा। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए डी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ से ए डी और यहाँ से ए सी दोनों इक्वल हैं, ए डी और ए सी इक्वल हैं, और इट इज पॉसिबल, यह तभी संभव है ओनली व्हेन डी एंड सी आर सेम पॉइंट। ये तब संभव है जब ए से डी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए और डी दोनों क्या सेम पॉइंट है। अगर डी और सी एक ही बिंदु हैं, और वी कैन से दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, किसी भी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। नंबर 6 इन फिगर आकृति में जो ये बनाई हुई है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी ए से लेकर सी तक ए सी, और दूसरा है बी डी, बी से लेकर डी तक इक्वल है, और हमने प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू सी डी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जो ये आकृति दे रखी है, अब इसमें हमने क्या प्रूव करना है, ए और सी ये, और सी और डी
ये हिस्सा बराबर करना, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर करना है। और दिया हुआ क्या है, AC और BD दोनों इक्वल दिए हुए हैं। अब इसमें जो मैंने ऊपर निशान लगाए हैं और नीचे निशान लगाए हैं, इसमें क्या कम और ज्यादा है, ऊपर वाली लाइन में क्या ज्यादा है और नीचे वाली लाइन में क्या कम है। देखो अब मेरे को दिखाई दे रहा है स्पष्ट, जो B और C है, अब इन दोनों में BC ऐड है और इनमें B और C नहीं है। तो A और C और B और D, अगर इसमें से BC माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, AB, और इसमें से BC माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, CD। बस यही सॉल्यूशन है। अब AC इज इक्वल टू BD। अब इसको दो तरीके से करते हैं, या तो इनको AC के हम टुकड़े कर लेते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू BD। BD को हम लिखेंगे BC प्लस CD। अब इस तरफ भी BC है और इस तरफ भी BC है, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, AB इज इक्वल टू CD। ये हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरा अगर करना हो तो क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू BD, दोनों तरफ से BC घटाने पर सबट्रैक्टिंग BC बोथ साइड्स, तो AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। AC माइनस BC, AC में से BC माइनस कर दिया तो हमारा क्या बच जाएगा, AB। और इस तरह BD माइनस BC, BD में से BC माइनस कर दिया तो हमारा क्या बच गया, CD। ये तरीका कोई से कर सकते हैं चीज से में, तो ये हमारा प्रूव हो गया, AB इज इक्वल टू CD। नंबर 7, वाई इज एग्जाम 5। एग्जाम 5 मैंने लिख दिया है, इन द लिस्ट ऑफ द यूक्लिड एग्जाम्स कंसिडर ए यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं, इस सार्वभौमिक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। क्या है एग्जाम 5, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरे पास बहुत लंबी लाइन है, रस्सी है या कोई भी इस टुकड़ा है किसी भी चीज का, अगर उसमें से मैंने एक छोटा भाग कर दिया, अब एक भाग तो इतना बड़ा और एक भाग है छोटा है, स्मॉल पार्ट। अब इनमें बड़ा कौन सा है, ये तो छोटा तो बिल्कुल छोटा ही है, अब ये जो पार्ट है ये इससे बड़ा है, तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। अगर इसके मैं दो इसे इक्वल कर देता हूं, अब दो इसे छोटे छोटे हैं तो ये इनसे तो बड़ा होगा ही, तो ये क्या होता है, एक सार्वभौमिक या सर्वव्यापी सत्य है। अगर मैंने कोई हमारे पास कोई ऐसी लंबी चीज है, जैसे 100 सेंटीमीटर लंबी कोई रस्सी है, और उसमें से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी काट देता हूँ, मान लिया x सेंटीमीटर हमने उसमें से काट दिया, चाहे x का मान हम आधा सेंटीमीटर ले ले या 5 सेंटीमीटर ले ले या 2 सेंटीमीटर ले ले, तो बाकी का हिस्सा कितना बच जाएगा, 100 माइनस x, और ये हिस्सा कितना हो जाएगा, x। तो 100 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 100 माइनस x, और ऑल्सो 100 इज ग्रेटर देन x। x से 100 बड़ा भी होगा, 100 x से बड़ा भी होगा, और 100 100 माइनस x से भी बड़ा होगा। तो इफ होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, पूर्ण अपने भागों से बड़ा होता है, ये सर्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक्सरसाइज 5.2, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप किस तरह से लिखेंगे आसानी से समझ में आ जाए। हम लिखें इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, जब एक लाइन दो सरल रेखाओं पर इस तरह से गिरती है कि अपनी एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, एक ही तरफ के दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल, देन टेकन टूगेदर, अब इन दोनों को एक साथ लिया जाए, टू बी इक्वल टू टू राइट एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो, एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइंस नेवर मीट ईच अदर, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ई प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, इनको हम अनिश्चित रूप से बढ़ाते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग जो इस लाइन के एक तरफ, ये दोनों ये ले लो या ये दोनों ये ले लो, अब इनका योग अगर दो समकोण या 180 डिग्री हो
ना तो कम लेना ना ज्यादा। अगर हो तो ये लाइन, अगर कम होगा तो ये लाइन मिलेंगी, ज्यादा हुआ तो ये लाइन फैलती जाएंगी। अगर 180 लेंगे तो ये ना तो फैलेंगे और ना ही मिलेंगी। तो ये मिल रेखाएं हैं, ये परस्पर कभी नहीं मिलेंगी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये रेखा कभी नहीं मिलेंगी। अब क्वेश्चन सेकंड है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या यह समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित करता है? यस। आंसर क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन का यस। कैसे? अगर अब यही था, अगर इन दोनों कोणों का योग 180 से कम है तो ये आगे जाके मिल जाएंगी। अगर इन दोनों का सम ग्रेटर देन 180 है तो ये दोनों परस्पर रिपेल होती जाएंगी, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। अगर ये इन दोनों का सम, इन दोनों का या इन दोनों का सम 180 है तो ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट की जगह भी काम आ जाएगा और सेकंड क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा। अगर इन दोनों का सम हमने 180 ले लिया तो ये लाइनें क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और दीज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। इसमें क्या होना चाहिए, एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो लाइनें कभी नहीं मिलेंगी। कभी नहीं मिलेंगी तो उनका मतलब ये है, जो लाइनें नहीं मिलती या उनके बीच की दूरी सेम रहती तो उसको हम पैरेलल लाइन या समानांतर लाइन कहते हैं। तो ये हमारी समानांतर लाइन होंगी।